हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th, और क्लास 10th में सब्जेक्ट है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान, जिसमें अर्थव्यवस्था का चौथा चैप्टर है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में हम यहाँ कवर कर लेंगे। तो आप सब लोग तैयार हैं? चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों से स्पष्ट कीजिए। आंसर है, वैश्वीकरण का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य व्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी तथा श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जब वे अपनी इकाइयां संसार के विभिन्न देशों में स्थापित करती हैं। दूसरा है, भारत सरकार द्वारा तो वैश्वीकरण से मतलब पता चल गया ना। वैश्वीकरण का मतलब एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य व्यवस्थाओं के साथ विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है। यानी कि पूरे दुनिया में व्यापार करो, पैसा लाओ, पैसा दो, ऐसा सब कुछ। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, क्या पूछ रहे हैं, भारत सरकार द्वारा विदेशी लिखना होगा, विदेशी व्यापार या विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे? 1990 तक हमने अवरोध लगा के रखे थे, तो पूछा जा रहा है अवरोधक लगा के रखे थे, इसके कारण बताओ। इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? और 1990 में हमने हटा दिया, तो क्यों हटाना पड़ा, हटाना चाहती थी? तो आंसर है, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। विदेशी प्रतिस्पर्धा से देश के उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए इसे अनिवार्य माना गया। 1950 से 1960 के दशक में उद्योगों की स्थापना हुई और इस अवस्था में इन नवोदित उद्योगों को आयात में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं दी गई। इसलिए भारत ने न केवल अनिवार्य चीज़ों जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की अनुमति दी। सन 1991 में आर्थिक नीति में परिवर्तन किया गया और सरकार ने निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों को विश्व के उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, जिससे देश के उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा और वे अपनी गुणवत्ता में सुधार करेंगे। इसलिए विदेशी व्यापार एवं निवेश पर से अवरोधकों को काफ़ी हद तक हटा दिया गया। इसका अर्थ है कि वस्तुओं को सुगमता से आयात किया जा सकेगा और विदेशी कंपनियां यहाँ अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकेंगी। सरकार द्वारा अवरोधक एवं प्रतिरोधों को हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम कानूनों को लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा? श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को महत्वपूर्ण मदद करेगा। श्रम कानूनों में लचीलेपन से बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी देश में निवेश करेंगी, जिससे नए उद्योग स्थापित होंगे, नए रोजगारों का सृजन होगा और साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियों का विस्तार होगा और उत्पादन प्रक्रिया का आधुनिकीकरण भी होगा। श्रम कानूनों में लचीलेपन के बाद अनेक भारतीय कंपनियों को लाभ हुआ। इन कंपनियों ने अपने उत्पादक मानकों को ऊंचे उठाया। कुछ कंपनियों ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग करके लाभ अर्जित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण करती हैं? तो आंसर है, बहुराष्ट्रीय कंपनी वे कंपनियां हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन व नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती हैं। ये कंपनियां उन देशों में अपने कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम एवं अन्य साधन मिल सकते हैं, जहां सरकारी नीतियां भी उनके अनुकूल हों। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं, लेकिन अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों को खरीदकर उत्पादन का प्रसार करती हैं। जैसे एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने अत्यंत छोटी भारतीय कंपनी परख फूड्स को खरीद लिया। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती हैं। विकसित देशों में बड़ी
बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का आदेश देती हैं। वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जिनका विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इनकी आपूर्ति कर दी जाती है, जो अपने ब्रांड नेम के साथ इसे ग्राहकों को बेचती हैं। नेक्स्ट सवाल देख नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं? क्या आप मानते हैं कि विकासशील देशों को भी बदले में ऐसी मांग करनी चाहिए? आंसर है, विकसित देश विकासशील देशों में उनके व्यापार और निवेश को उदारीकरण चाहते हैं। इनका मानना है कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक हैं, इसलिए कोई अवरोधन नहीं होना चाहिए। देश के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियां उदार बनानी चाहिए। इसके लिए विकसित देशों की पहल पर विश्व व्यापार संगठन बनाया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियम लागू करता है। विश्व व्यापार संगठन के नियमों के कारण विकासशील देश व्यापार अवरोधकों को हटाने के लिए विवश हुए, और जबकि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा। विकासशील देश समय समय पर विकसित देशों की सरकार से प्रश्न पूछते हैं कि उन्होंने विश्व व्यापार संगठन के नियमों को ताक पर रखकर अपने देश में अवरोधक बना रखे हैं। क्या यह मुक्त और न्याय संगत है? यदि विकासशील देश विश्व व्यापार संगठन के नियमों को मानकर अवरोधकों को हटा रहे हैं, तो विकसित देशों को भी अवरोधकों को हटाना चाहिए। बिल्कुल सही है। जैसे कि जितने भी विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, तो ये दूसरे देशों में चाहते हैं कि वहाँ पे विश्व व्यापार हो, लेकिन अपने यहाँ अवरोधक लगा के रखे हैं। कभी ये इसके नाम पे कि इसमें मतलब कि इससे पॉल्यूशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसके आधार पे वो अपन का सामान वहाँ बेचने नहीं देते, और जबकि खुद का सामान यहाँ बेचने के लिए WHO या WHO नहीं WTO से बात मनवा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है। इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। आंसर है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण का विश्व के सभी देशों पर गहरा प्रभाव पड़ा, किंतु यह प्रभाव एक समान नहीं है। स्थानीय एवं विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धाओं में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं को समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं, और वे अनेक उत्पादों की उत्कृष्टता, गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। परिणामतः ये लोग पहले की अपेक्षा एक उच्चतर जीवन स्तर का उपभोग कर रहे हैं। वैश्वीकरण से बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और कर्मचारियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। बैटरी, प्लास्टिक, खिलौने, टायर, डेयरी उत्पाद एवं खाद्य तेलों के उद्योग कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे निर्माता टिक नहीं सके। कई इकाइयां बंद हो गईं, जिसके चलते अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण श्रमिकों का रोजगार लंबे समय के लिए सुनिश्चित नहीं रहा। वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्यायसंगत हिस्सा नहीं मिला। ये सभी प्रमाण संकेत करते हैं कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं है। निश्चित कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम रूप से उपयोग किया। दूसरी ओर अनेक लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाती है? व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाने? तो आंसर, सरकार द्वारा व्यापार पर से अवरोधक तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहा जाता है। सरकार व्यापार अवरोधकों का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती करने के लिए कर सकती है। सरकार द्वारा उदारीकरण करने से वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकेगा तथा विदेशी कंपनियां भी अपने कार्यालय और कारखाने खोल सकेंगी। व्यापार के उदारीकरण से व्यापारियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिल जाती है कि वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियां उदार बनानी होंगी, तभी वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है। यहाँ दिए गए उदाहरण से भिन्न उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजार के एकीकरण में निम्नलिखित प्रकार से मदद करता है। पहला, विदेशी व्यापार के कारण घरेलू उत्पादकों को अन्य देशों के बाजार में पहुंचने का अवसर मिलता है, जिससे उत्पादक अपने देश के बाजार के साथ साथ विश्व के बाजार से भी प्रतियोगिता कर सकता है। दूसरा, ग्राहकों को विदेशी व्यापार के कारण सबसे अधिक लाभ रहता है। अब उन्हें विभिन्न प्रकार की चीज़ें अपने देश में ही उपलब्ध होने लगी हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय कंप्यूटर बाजार में विदेशी कंपनियों के प्रवेश से भारतीय और विदेशी कंपनियों में प्रतिस्पर्धा होगी। यदि विदेशी कंपनियों के कंप्यूटर बेहतर साबित होंगे तो भारतीय उपभोक्ताओं के सामने अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। भारतीय कंपनियां भी अपनी हानि को कम करने के लिए अपने उत्पाद की गुणवत्ता और कीमत में सुधार करेंगी, और अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगी, तो वो भी मेहनत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 20 साल बाद विश्व कैसा होगा? अपने उत्तर का कारण दीजिए। मेरे अनुसार आज से 20 साल बाद भी वैश्वीकरण न केवल जारी रहेगा बल्कि वह अपने चरम पर होगा। विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी होगी। उनमें वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकों तथा श्रमिकों का आदान प्रदान बहुत अधिक होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों से अधिक निवेश करेंगी। विदेशी व्यापार का अधिकांश हिस्से पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नियंत्रण होगा। इस अवस्था में वैश्वीकरण के कारण व्यापार और निवेश के क्षेत्र में विभिन्न देशों में एकीकरण में वृद्धि होगी। एक देश की तकनीक, पूंजी तथा श्रम दूसरे देश के काम आने लगेगा, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था का विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कि आप दो लोगों को तर्क करते हुए पाते हैं कि एक कह रहा है कि वैश्वीकरण ने हमारे देश के विकास को क्षति पहुंचाई है, और दूसरा कह रहा है कि वैश्वीकरण ने भारत के विकास में सहायता की है। इन लोगों को आप कैसे जवाब देंगे? वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह प्रभाव सकारात्मक भी रहा है और नकारात्मक भी रहा है। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि वैश्वीकरण ने भारत के विकास में मदद पहुंचाई है, तो कुछ लोग मानते हैं कि वैश्वीकरण ने भारत के विकास को क्षति पहुंचाई है। मेरा विचार है कि वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है। लोगों ने नई व उन्नत तकनीकों की वस्तुएं तथा बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है, किंतु ये विकास असमान रहा है। अर्थात इसने बड़े बड़े उद्योगपतियों, शिक्षित व धनी उत्पादकों व धनी उपभोक्ताओं को तो लाभ पहुंचाया है, किंतु छोटे उद्योगपतियों, सुशीला जैसे श्रमिकों तथा विकासशील देशों को नुकसान पहुंचाया है। वैश्वीकरण के कारण बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने भारत में कई लघु व कुटीर उद्योगों को लगभग नष्ट कर दिया है। श्रम कानूनों में वैश्वीकरण के कारण बहुत लचीलापन आ गया है, जिससे लोगों का बेरोजगार अनिश्चित हो गया है। अब जबकि वैश्वीकरण अनिवार्य विकल्प है, तो भारत सरकार द्वारा वैश्वीकरण को अधिक न्यायसंगत और सर्वव्यापी बनाने की आवश्यकता है, ताकि इसका लाभ कुछ लोगों तक सीमित ना रहे। सरकार को छोटे उद्योगपतियों को सस्ते दाम पर ऋण देकर, बेहतर बिजली की सुविधाएं देकर विदेशी प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना चाहिए। विकासशील देशों को विकसित देशों पर अपने व्यापार और निवेश का उदारीकरण करने का दबाव भी डालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। 2 दशक पहले की तुलना में भारतीय खरीदारों के पास वस्तुओं के अधिक विकल्प हैं। यह विकल्प तो इसका आंसर भर देना है। यह विकल्प की प्रक्रिया से नज़दीक से जुड़ा हुआ है। अनेक दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं को भारत के बाजार में बेचा जाता है। इसका अर्थ है कि अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ रहा है। इससे भी आगे भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादित ब्रांडों की बढ़ती संख्या हम बाजार में देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे रिक्त स्थान में भरना है, क्या भरना है, हाँ, जबकि बाजार में उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प इसलिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा और
वैश्वीकरण के प्रभाव का अर्थ है उत्पादकों के बीच अधिकतम प्रतिस्पर्धा। तो आंसर है, पहले में भरना था वैश्वीकरण, दूसरे में भरना है इधर विदेशी व्यापार बढ़ रहा है, तीसरे में भरना है यहाँ उन्हें उचित परिस्थितियाँ मिल रही हैं जबकि बाजार में उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प बढ़ते हैं। जैसे मतलब कि फिर इतना लिखना है, फिर इसके बाद जैसे जैसे इसलिए जैसे बड़ा बाजार और सस्ते श्रमिक के प्रभाव का अर्थ है। अरे कहाँ पे पहुँच गई मैं, ये भर लेना इधर से देख के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों से सस्ते दरों सम्मिलित करनी है। तो ए इस तरफ है और ए इस तरफ है, फिर इनको भर देना है। तो पहले में बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों से सस्ती दरों पर कपड़े, जूते, चप्पल, खेल के सामान नियमन के लिए किया जाता है। फिर दूसरा है कि आयात पर कर और कोटा का उपयोग यानी कि व्यापार अवरोधक कहते हैं इसको, आयात पर कोटा और कर लगाना। विदेशी व्यापार में निवेश, तो इसके लिए यानी कि टाटा मोटर्स और इंफोसिस और रेनवेसी ये भारतीय कंपनियां हैं। चौथा है, आईटी ने सेवा के उत्पादन के प्रसार में सहायता की है, इसके लिए यानी कि कॉल सेंटर। और चौथे में है यानी अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने उत्पादन करने के लिए निवेश किया है, मोटर गाड़ियों पर खरीदती हैं। मतलब इनको भर देना। ये विकल्प है, वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है। तो ये है पहले में देश के बीच वस्तुएं और सेवाओं और लोगों का, ठीक है, सब कुछ आ रहा है, देश के बीच वस्तुएं भी आ रही हैं, सेवाएं में। और नेक्स्ट है, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है। क्या है सबसे अधिक सामान्य मार्ग? तो वो है स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। तीसरा, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है विकसित देशों को, यानी कि विकासशीलों को तो कोई हेल्प नहीं पहुंचाई। अब ये परियोजन कार्य, कुछ ब्रांडेड उत्पादों को लीजिए, जैसे कि कोको कोला हो गया, नाइकी के शूज़ हो गए, ऐसे किसी को लीजिए जिनका हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। जैसे साबुन, तो साबुन आप हो सकता है किसी भी ब्रांड का लगा रहे हो, डेटॉल लगा रहे हो, कोई भी लगा रहे हो, टूथपेस्ट, आप कोई भी टूथपेस्ट कर रहे हो, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं इत्यादि। जांच कीजिए कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादित हैं। निर्देशन, विद्यार्थी इस परियोजना को स्वयं करें। भी समाचार पत्र, पुस्तकों, चित्रों, टेलीविज़न, इंटरनेट से लाभ उठा सकते हैं। इस परियोजना कार्य को करने के बाद विद्यार्थी वैश्वीकरण के अर्थ व व्यावहारिक रूप को भलीभांति समझ पाएगा। और दूसरा है, अपनी पसंद के किसी भी भारतीय उद्योग या सेवा को लीजिए। उद्योग के निम्नलिखित पहलुओं पर लोगों के साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं की कतरनों और पुस्तकों, दूरदर्शन एवं इंटरनेट से जानकारी और फोटो संकलित कीजिए। किस किस से? उद्योगों में विविध उत्पादक और कंपनियां हैं। क्या उत्पाद अन्य देश निर्यात किया जाता है, मतलब दूसरे देश को बेचा जाता है? क्या उत्पादकों के बीच बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं? और चौथा कि उद्योग में प्रतिस्पर्धा है। तो ये सब देखना है। और उद्योगों में कार्य परिस्थितियाँ कैसी हैं? क्या विगत 15 वर्षों में उद्योगों में कोई बड़ा बदलाव हुआ है? और नेक्स्ट कि उद्योगों में कार्यरत लोगों की समस्याएं क्या है? विद्यार्थी इस काम को खुद करें। तो ये चैप्टर 4 था, इसके बाद 5th चैप्टर बस रह गया। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आंसर एज इट इज़ आपको कवर करवा दिए गए हैं। समझने वाले वीडियो में समझने वाला समझा दिया जाएगा। कोई क्वेश्चन में अगर तकलीफ हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।